नमस्ते दोस्तों। इस क्लास में हम एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस या संशोधित सिलेबस सत्र 2023-24 से जारी पाठ्यक्रम के कक्षा 10 के मैथ्स विषय की प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे। 4.2 प्रश्नावली हम क्रमागत रूप से 1, 2, 3 प्रश्नावली पढ़ने के बाद 4.1, 4.2 पढ़ रहे हैं। आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्रमागत अध्ययन कीजिए। नियमित तौर पे ये क्लासें अपलोड हो रही है। अब हम इस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली का जो नाम है वो है द्विघात समीकरण। इसका मतलब चर तथा अचर राशियों के संयोग से बनने वाले एक व्यंजक का तुलनात्मक आंकलन करने पर एक समीकरण बनती है और उस समीकरण में चर की घात जो होती है वो उस समीकरण की घात कहलाती है। यानी ऐसी समीकरण जिसमें चर की 2 घात हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। 4.1 प्रश्नावली में हमने द्विघात समीकरण का प्रारंभिक एक अध्ययन किया था। यानी उसमें हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है और हम एक थ्योरेटिकल बात को एक द्विघात समीकरण के तौर पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। अब हम द्विघात समीकरण के हल के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और द्विघात समीकरण के माध्यम से किस प्रकार से चर राशि का मान ज्ञात किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का जो अर्थ है वो एक प्रकार से हल ही है, यानी हल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, अर्थात चर का वह मान ज्ञात कीजिए। मूल और हल की अगर हम बात समझें तो इसका तात्पर्य होता है कि चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं वो उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। ध्यान रहे, हमने बहुपद प्रश्नावली में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी हमें इस बात का पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, यानी समीकरण में चर की जितनी घातें होती है उसके मूल उतने ही होते हैं। यहाँ पे विधि दी गई है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो पता होना चाहिए कि गुणनखंड विधि क्या होती है। सबसे पहले हम समीकरण के मूल किसे कहते हैं और गुणनखंड विधि से समीकरणों के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसको हम एक अपने फॉर्मल पैटर्न या फॉर्मल बोर्ड पे इस प्रकार से समझ सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूल बोलो या हल बोलो वो क्या होते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है अपना ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक को द्विघात समीकरण अपनी ये है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य रखने पर समीकरण बनती है ना। तो इस बहुपद के शून्यांक को क्या कहते हैं? इस समीकरण के मूल या हल कहते हैं। ये बात हमने पहले भी की थी। बहुपद प्रश्नावली में हमने बहुपदों के हल या शून्यांक ज्ञात करने का जो पैटर्न अपनाया था वो एक प्रकार से समीकरण का मूल ही था। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण अपनी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों को ax² प्लस bx प्लस c के 2 रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडित करके और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके प्राप्त किए जाते हैं। यानी द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं? ये जो बहुपद है ना ax² प्लस bx प्लस c को रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडित करते हैं, यानी इसको गुणनखंडों में गुणनखंडित करके प्रत्येक जो गुणनखंड बनता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर करके इसके मूल ज्ञात करते हैं। देखिए, ये जो अपना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b का हम दो हिस्से करेंगे, b1 और b2, और वो हिस्से इस प्रकार से होने चाहिए कि b1 और b2 को जोड़ें तो b के बराबर होना चाहिए और b1 और b2 को गुणा करें तो a गुणा c के बराबर होता है। यहाँ हमने पहले की प्रश्नावली में जिक्र कर लिया था कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। यानी चर के द्विघात का गुणांक a है,
चर के a घात का गुणांक b है और अचर पद c है। अब इन बातों को आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और इनका हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे वो हम इन सवालों में अप्लाई करके जांच कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन दिया गया है वो है x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस मध्य पद का विभाजन करना है। मध्य पद का दो विभाजन, यानी ये b गुणांक है, x का गुणांक b है ना, b के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनका गुणा करने पर कितना आ जाए, x स्क्वायर, और माइनस 10 का गुणा कितना होता है, माइनस 10 x स्क्वायर होता है, और जोड़ करने पर वो माइनस के 3 अक्ष ही रहे। तो देखिए, अगर हम यहां पे गुणा इस प्रकार से कर देते हैं, इसके दो हिस्से इस प्रकार से कर देते हैं कि प्लस के 2 अक्ष और माइनस के 5 अक्ष। यहां पे 3x की जगह हमने दो हिस्से इस प्रकार से कर दिए, प्लस के 2 अक्ष और माइनस के 5 अक्ष। ये वास्तव में अगर गुणा करें इन दोनों को, 2 अक्ष और 5 अक्ष को, तो माइनस के 10 अक्ष स्क्वायर आते हैं, a और c के बराबर ही आते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दो में से जो चीज कॉमन आ रही है और इन दो में से जो चीज कॉमन आ रही है वो हम कॉमन लेंगे। तो इसमें देखो x गुणांक है, इसमें 2 गुणांक है, तो x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। इसमें से देखो माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर में 0 हमें रखना है समीकरण में। मूल समीकरण में ऐसा ही दिया गया है। यहाँ 2 पद बच गया, x गुणा ये कोष्टक माइनस 5 गुणा ये कोष्टक। तो कोष्टक वाली राशि यानी x प्लस 2 वो दोनों में है, तो इसमें क्या बचेगा, ये x, और इसमें बचेगा माइनस का 5, तो x माइनस 5 बराबर में 0। ये देखो, हमने अभी जिक्र किया था कि द्विघात समीकरण को गुणा करने, मूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक गुणनखंडों में गुणनखंडित करके प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं। गुणनखंडों में गुणनखंडित हमने कर दिया, किसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का हमारे पास जो फॉर्मूला था या समीकरण थी, उसको हमने दो गुणनखंडों में गुणनखंडित कर दिया। एक गुणनखंड ये हो गया गुणा दूसरा गुणनखंड ये हो गया। अब हमें क्या करना है, या तो ये बराबर ये 0 है तो 0 से ये गुणा होकर 0 आ जाता है, या फिर ये 0 है तो हम ऐसे लिखेंगे, या x प्लस 2 बराबर 0, और या तो x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो x का मान कितना हो जाता है, माइनस 2, x बराबर माइनस 2। और या फिर क्या लिखेंगे, या फिर x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 होता है तो x का मान कितना हो जाता है, 5। x का मान कितना हो जाता है, 5। इस प्रकार से x के हमें दो मान प्राप्त हो गए। दो मान प्राप्त होने का तात्पर्य हुआ कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए, दो हल प्राप्त हो गए। और दो हल यानी इस चर के दो ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो इस समीकरण के मूल कहलाते हैं, समीकरण के हल कहलाते हैं। अब ये दो मूल प्राप्त हुए तो हम ऐसे वापस लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण के दो मूल, अतः दो मूल x बराबर -2 और x बराबर 5 है। इस प्रकार से हमने इनके दो मूल ज्ञात कर लिए हैं, x बराबर -2, x बराबर 5। अब हम बात करेंगे अगले बिंदुवत प्रश्न की, जिसमें हमें समीकरण दी हुई है
2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 6 बराबर 0। देखिए इसे हल करने के लिए हम वही पैटर्न अपनाएंगे सब में कि ये जो मध्य का पद है इसका गुणांक कितना है 1, तो इसका गुणांक हम इतना करना चाहते हैं कि वो गुणांक 2x स्क्वायर माइनस 6 इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। इन दोनों का गुणा कितना है 12। तो अगर हम इनको ऐसे बदल देते हैं कि प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 4x और माइनस का 3x, अगर इन दोनों पदों को अगर हम गुणा करते हैं तो 4 या 12, 12 x गुणा x स्क्वायर, 12 x स्क्वायर आते हैं और वो आते हैं माइनस के, तो इन दोनों का भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब हम इनके प्रारंभिक दो पदों का जोड़ा बनाएंगे और दोनों जोड़ों में से इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लेने के बाद इन दोनों में पहले में क्या बचेगा x और दूसरे में बचेगा 2। ठीक इसी प्रकार माइनस का 3 इसमें से कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, अब लिखना है ये 2x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। या तो इसके बराबर 0 है या फिर इसके बराबर 0। हमने कहा था, सीखा था कि गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने के लिए, हल ज्ञात करने के लिए हम उसको दो गुणनखंडों में गुणनखंडित करते हैं और प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 रखते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाता है -2, x बराबर 2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाता है। या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाता है, x का मान हो जाता है 3/2, x का मान कितना हो जाता है 3/2। अब देखिए हमने दो मूल ज्ञात कर लिए, मतलब चल के ऐसे दो मान ज्ञात कर लिए है जो इस समीकरण में रखने पर बराबर में 0 आ जाएगा, यानी समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। अब हम इसे लिख देंगे वापस कि अतः दिए गए समीकरण के दो मूल x बराबर एक तो -2 और x बराबर 3/2 है। यही हमें पूछा गया था कि x इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये अपना हो गया आंसर। इस प्रकार से हमने इस दूसरे बिंदुवत प्रश्न का भी हल यहाँ पे कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदुवत प्रश्न की, जिसमें देखिए अंडर रूट वाली संख्याएं दी गई है। अंडर रूट वाली संख्याएं किस प्रकार से हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ पे हमें जो मध्य पद होता है उसका विभाजन इस प्रकार से करना होता है कि उसका गुणनखंड जो है वो इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आ जाए। इन दोनों का गुणनखंड देखो 84, तो दोनों में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगी, अंडर रूट 2 गुणा होकर 2 हो जाएगा और ये 5 और है तो 10 आएगा। तो इस 7 का 2 हिस्सा, 7 के 2 भाग हम इस प्रकार से करते हैं कि उसके गुणा का मान 10 प्राप्त हो जाए। तो पहला पद तो जो अंडर रूट 2x स्क्वायर है वो एक बार लिख लेते हैं और लास्ट पद जो 5 अंडर रूट 2 है वो लिख लेते हैं, बराबर वाला 0 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 को हम किस प्रकार से बदलें, 7 को हम ऐसे बदल देते हैं कि 5x प्लस 2x, 7 की जगह हमने क्या लिख दिया 5x प्लस 7x 2x। ये वास्तव में 7x ही है, लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का गुणा 10 है और फर्स्ट एंड लास्ट पद का भी गुणा 10 है। यानी b को b1 और b2 में इस प्रकार से बदला है कि b1 इंटू b2 इज इक्वल टू c1 इंटू a इंटू c। अब देखिए आगे क्या हम इसको हल करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे। पहले दोनों पदों में से देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसमें तो अंडर रूट 2x बचेगा और इसमें बचेगा 5। ठीक इसी प्रकार देखिए इन दोनों में क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है,
क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कॉमन आने के बाद 2 में ये 2 का अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 बच गया, अक्स में बच गया, और ये अंडर रूट 2 कॉमन आ जाने के कारण ये बच गया 5 बराबर में 0। अब देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों में कोष्टक वाली संख्या अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन लिया, तो इस पद में क्या बचेगा, x, और इस पद में क्या बचेगा, प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, दो गुणनखंडों में गुणनखंडित हो गया, तो हम ऐसे लिखेंगे, या अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। देखो अगर ऐसा होता है कि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 होता है, तो x का जो मान निकलता है ना वो कैसे आता है, जैसे 5 तो पहले इसमें इस तरफ जाएगा माइनस में, और अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट 2 जाएगा बट्टा में, अंडर रूट 2 गया बट्टा में, तो x का मान क्या मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है कि इसके बराबर 0 हो, तो एक x का मान हमें मिलेगा -5 बटा अंडर रूट 2। या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके बराबर 0 हो, 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 2 के बराबर 0, x प्लस अंडर रूट 2 के बराबर 0। अगर ऐसा होता है तो x का मान कितना होता है, माइनस का अंडर रूट 2, तो x का मान कितना होता है, माइनस का अंडर रूट 2। अब हमने देखिए x के दो मान ज्ञात कर लिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो ये क्या है, इस समीकरण के लिए x के मूल है। अतः हम ऐसे लिख देंगे कि अतः समीकरण के दो मूल, ऐसे लिखेंगे हम, x बराबर एक तो है माइनस का 5 बटा अंडर रूट का 2, और एक है x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। ये जो अपना हल है वो अपने प्रश्न के उत्तर की ओर संकेत करता है, तो ये हम लिख देंगे आंसर, इसका उत्तर। अब देखिए हम यहाँ एक स्पेस अपना है, इसमें हम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ये 2x² माइनस x प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो इसको देखो हल करते हैं। चौथे बिंदु प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो इस समीकरण को लिखेंगे, क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना ये समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है, यानी अंश बटा यानी पूर्णांक गुणांक नहीं है, तो इसको पूर्णांक गुणांक बनाने के लिए हम इस समीकरण को किससे हल करें, जो राशि हर में आ रही है उससे हल करें। या एक तरीका और भी है कि इस समीकरण में हम यहाँ से 8 लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 16x² माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 8x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 बराबर 0। ये 8 जब इस तरफ जाता है तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 के बराबर 0 ही रहता है। अब अपनी समीकरण जो है वो पहले की समीकरणों की जैसी आ गई। इस पद में जो 8 आया है उसके हमें दो हिस्से करने, जैसे यहाँ पे हमने किए थे, इसके दो हिस्से किए थे। इस अक्ष के 1 के गुणा को 2 भागों में बांटा था, इस 7 को 2 भागों में बांटा था, यानी जो चर राशि का गुणांक है जिसे हम b बोल रहे हैं उसके 2 हिस्से करने हैं। और जो पहला पद है 16x² और 1, उसको है वैसा का वैसा ही हम रहने देंगे। तो 8x को हम ऐसे कौन से 2 भागों में बांटे कि इसका गुणांक 16x² आ जाए, तो 4x माइनस का और 4x माइनस का 2 बार लिख देंगे। वास्तव में ये है 8x ही, लेकिन इसके 2 हिस्से हमने इस प्रकार से कर दिए कि उनका गुणा जो है वो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। अब हम सब में जो काम करते हैं कि 2 का युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और प्रत्येक युग्म में से क्या कॉमन आता है। जैसे इसमें 16x² माइनस 4x में 4x कॉमन आता है, तो बचता क्या है, इसमें 4x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार देखिए इसमें अगर -1 कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, 4x माइनस का 1 बराबर 0। ध्यान देना यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, इसका मतलब चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब देखो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों में है, तो 4x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा, 4x
इसमें क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। दोनों ही पद एक जैसे है, इसका मतलब इस समीकरण के जो मूल है या हल है या चर के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो एक ही जैसे हैं, दो जरूर है, एक जैसे ही है। तो हम ऐसे लिखेंगे, या तो इसके बराबर या 4x माइनस 1 बराबर 0। पहले 4x की बात करें तो x का मान कितना हो जाता है, ये एक पहले इस तरफ जाएगा प्लस में और 4 जाएगा बट्टा में। ये एक मूल अपना ये आ गया। दूसरा मूल भी ऐसा ही आएगा, क्यों? क्योंकि दूसरा जो गुणनखंड का गुणनखंड है जो है वो भी ऐसा ही है कि या फिर हम ऐसे लिखेंगे, या फिर ये दूसरा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर सेम ही आना है 1/4। तो x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 दो बार आया, तो दो बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको लिखेंगे ऐसे ही कि अतः दिए गए समीकरण के दो मूल x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 है। अतः समीकरण के दो मूल x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4 है। ये अपना होगा आंसर। ये यहाँ तक की बातें आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और एक बात आप ये भी लिख सकते हैं क्लास को रोक के कि समीकरण के मूल किसे कहते हैं और समीकरण के मूल ज्ञात करने का नियम क्या है। मध्य पद जो चर का गुणांक होता है उसके दो हिस्से किस प्रकार से करते हैं, जोड़ने पे वो पद का पद ही रहे, गुणा करने पर a इंटू सी आ जाए, यानी द्विघात का गुणांक इंटू अचर पद के गुणांक के बराबर आ जाए। इस चीज़ को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और यहाँ तक इन चारों क्वेश्चनों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम इसके 5वें बिंदुगत प्रश्न को हल करके दूसरे क्वेश्चन का भी हल करेंगे। अगला अपना पहला दूसरा यहाँ से मिटा लिया, तीसरा चौथा आपके बोर्ड पे है और 5वां सवाल यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। 5वें सवाल को हल करते हैं। तो 5वें सवाल में देखिए समीकरण क्या है, समीकरण है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सबका पैटर्न सेम ही है कि मध्य पद का विभाजन करना। मध्य पद मतलब चर के सिंगल गुणांक वाले पद का विभाजन इस प्रकार से करना कि वो शुरुआती पद और लास्ट पद के जो गुणा है उनके बराबर गुणांक मान दे दें। तो हम यहाँ पे इस 20 को माइनस का 10x और माइनस का 10x दो बार लिखेंगे। दो बार लिखने से क्या है कि पहले और दूसरे ये दो दो के जोड़े बन जाएंगे और इन दोनों का गुणा जो है वो 100x² आ जाएगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 10x माइनस 1, 10x माइनस, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो ध्यान देना इसमें क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 10x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ या तो हम ऐसे लिखेंगे कि या 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसके बराबर। ये अगर हम ले तो x बराबर कितना हो जाता है, तो x का मान कितना आ जाता है, x का मान आ जाता है, देखो पहले तो ये 1 जाएगा इस तरफ प्लस में, फिर ये 10 जाएगा भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/10। या फिर हम ऐसे बताएंगे कि इस गुणनखंड के बराबर 0। ये गुणनखंड भी वैसे तो है तो सेम ही, लेकिन दो बताने पड़ेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाता है, x का मान 1/10 ही आना है, एक समान आए लेकिन दो हम इसके मूल या हल बताएंगे। अब हम लिखेंगे अतः समीकरण के दो मूल या दो हल x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10 है। इस प्रकार से आप इस 5वें प्रश्न का भी आप उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम इसके दूसरे क्वेश्चन की भी बात करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन अपना इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न, इसमें ऐसा लिखा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में क्या समस्याएं हैं, सबसे पहले हमें वो समस्याओं को समीकरण रूप में बनाना पड़ेगा, फिर समीकरण रूप में बनाने के बाद हम उसका समाधान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें पहली समस्या है कि जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, मतलब वो खेलने वाले जो कांच की जो गेंद आती है कंचे, वो है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे, यानी जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, लॉस्ट हो जाता है, और जॉन के भी 5 कंचे लॉस्ट हो जाते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी अब जो बचा है वो कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। इस समस्या को एक समीकरण रूप में बनाना है, फिर हल करना है। तो हमें एक जॉन या जीवंती में से एक के पास कंचों की संख्या को एक चर के रूप में मानना है, फिर प्रश्न के अनुसार जो प्रतिबंध दिए गए उस प्रतिबंध को एक समीकरण रूप में बनाना है। कैसे, मान लीजिए इसे पहले हम प्रतिबंधों को एक समीकरण रूप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक तो हमें मानना है, तो जॉन के पास आरंभ में कंचे, आरंभ में कंचे बराबर हम अक्स मान लेते हैं। इसलिए अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर दोनों के पास कितने कंचे हैं। तो इसका मतलब जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास आरंभ में कंचे हो जाएंगे। दोनों के पास 45 थे तो अक्स कम हो जाएंगे। 45 में से जितना जॉन के पास है वो कम हो जाएंगे जीवंती के पास, दोनों जुड़ के 45 होते हैं। अब क्या करना है, एक बात तो ये दी गई, ये समीकरण रूप में नहीं है, एक तथ्य दिया गया है कि दोनों के पास 45 है। एक का हमने एक्स मान दिया, तो दूसरे के पास 45 में से अक्स कम होने के बाद जितने बचते हैं वो दिया गया। दूसरा कहा गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब जॉन के कंचे में से भी 5 खो गए और जीवंती के कंचों में से भी, जीवंती के जो कंचे हैं उनमें भी 5 खो गए, मतलब 5 कम हो गए। 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जो कंचे बचते हैं 5 खोने के बाद और इसके 5 खोने के बाद, गुणनफल आता है 124, 124। ठीक है। अब देखो जॉन के पास कंचे है कितने अक्स, उसमें से 5 खोने के बाद कितने बचे, अक्स माइनस 5, गुणा जीवंती के पास कंचे है कितने, 45 माइनस अक्स, उसमें से 5 फिर खो दिए, दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 124। यहां देखिए हम अक्स माइनस 5 और इस समीकरण में देखें, इस कोष्टक में देखें तो ये रहेगा 40 माइनस अक्स बराबर 124। अब दोनों का हम यहाँ गुणा करेंगे, इस अक्स को इस 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अक्स, इस अक्स को इस अक्स से करेंगे तो माइनस का अक्स स्क्वायर, इस 5 को इस 40 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 200, इस 5 को माइनस अक्स से करेंगे तो प्लस का 5 अक्स बराबर 124। ये समीकरण रूप बना रहे हैं हम इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ अक्स और यहाँ अक्स, दोनों अक्स की जुड़ेंगे, 45 यहाँ जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करें, इस तरफ वाले पक्ष को सारों को इधर लेके जा रहे हैं, बराबर में यहाँ 0 छोड़ेंगे, ये माइनस का अक्स इसके जाएगा यहाँ प्लस में। यहाँ अक्स की देखो दो पद है, 40 और 5 45, लेकिन वो दोनों ही जोड़ के है, तो यहाँ इस तरफ हम लेके जा रहे हैं तो वो जाएंगे माइनस में, माइनस का 45 अक्स। ठीक है, ये 200 जाएगा यहाँ जोड़ में, प्लस 200 प्लस 124, कौन सा है, ये 124, ये 124 है। यहाँ 0 बचा, ये 0 ध्यान देना, ये इसीलिए बताया गया कि ये बराबर में इस तरफ भी 0 ही हो सकता है। तो अब क्या बचेगा, देखो ये समीकरण अपनी बन जाएगी, अक्स स्क्वायर माइनस 45 अक्स
प्लस 324 बराबर 0। इस समीकरण में अक्स का हमें मान निकालना है। इस समीकरण में हमें अक्स का मान निकालना है। अक्स का मान निकालने के लिए जैसे हमने पहले प्रश्न में निकाला था उसी प्रकार निकालेंगे। तो उस प्रकार निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस मध्य पद का विभाजन करना होगा। कौन से मध्य पद का? इस मध्य पद का। इस 45 का विभाजन दो इस प्रकार से करना है कि उनका गुणा अगर हम करें तो वो अक्स स्क्वायर और 324 के गुणा के बराबर आ जाए। तो इसका आप अगर रफ कॉपी में आपने माइंडली बुद्धि से अगर करोगे तो इसका आ जाएगा माइनस का 36x और माइनस का 9x। 36 और 9 का गुणा 324 ही होता है और दोनों का जो योग करेंगे तो माइनस के 45 से आएंगे। अब देखिए इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, x माइनस 36। इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन लेने के बाद x माइनस 36 बचेगा। अब देखो x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों में है तो क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको हम आगे हल ऐसे करेंगे कि या तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, एक तो ये हल हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है कि x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। ये दो हल हो गए, यानी जोन के पास या तो 36 कंचे हैं या फिर 9 कंचे हैं। जोन के पास अगर 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, जोन के पास अगर 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। अतः हम ऐसे लिख देंगे, अतः जोन और जीवंती के पास 9 और 9 36 या 36 9 कंचे है। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो कि जोन के पास 9 जीवंती के पास 36 या जोन के पास 36 तो जीवंती के पास 9, यानी दोनों का जोड़ 45 होना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न के हल को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। यहाँ तक समीकरण तक अगर आप उदाहरण से करते हो तो ये उत्तर नहीं गलत नहीं होता है। यहाँ से आगे का हल निकालने का तरीका इसमें हमें मुख्य तौर पर हल करना था। इस लाइन को चाहो तो आप इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला अपना जो उदाहरण का जो दूसरा बिंदु है वो इस प्रकार से है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी रुपये में मूल्य कितना, 55। मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यहां देखिए, यानी खिलौना का मूल्य कितना है। जैसे मान लीजिए 5 खिलौने बनाए तो मूल्य कितना होगा, 55 में से 5 घटाओ, प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 50 रुपये। मान लीजिए कि एक दिन में उन्होंने 15 खिलौने बनाए तो मूल्य कितना होगा प्रत्येक खिलौने का, 15 का मूल्य कितना हो जाएगा प्रत्येक का, 55 में से 15 घटाओ, यानी जितने खिलौने बनाते हैं उतने 55 में से कम कर दो, वो एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक खिलौना बनाया तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से 1 रुपये कम कर दो, 54। 2 खिलौना बनाया तो दोनों के कितने रुपए होंगे, 55 में से 2 कम कर दो तो 53 रुपये के हो जाएंगे। इस प्रकार से मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में ये कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए 55 खिलौने बना दिए उन्होंने तो 55 में से 55 कम कर दो, मूल्य प्रत्येक का मूल्य 0 हो जाएगा। या उन्होंने 60 अगर खिलौने बना दे तो 55 में से 60 कम होंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कुछ हद तक
एक प्रकार से एडजस्टेबल नहीं लग रही है, लेकिन जैसा दिया गया है उसमें हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है क्या? उनका मूल्य। किसी एक दिन में कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। यानी कुल निर्माण की लागत कितनी थी? 750। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? एक चर राशि मानेंगे। किसके लिए मानेंगे? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों के लिए। तो हम लिखेंगे कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने बराबर अक्स है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में जो कंडीशनें दी गई है उनको हम इस निर्माण किए गए खिलौनों के आधार पर बांटेंगे। इसलिए जो प्रश्न में दिया गया है प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे कि मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस अक्स। 55 में से उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। एक बात तो यह दी गई है। दूसरा इसमें दिया गया है कि किसी दिन जो कुल लागत थी वो 750 थी। तो लागत कैसे निकलती है? लागत निकलती है मूल्य इंटू नग बोल दो या संख्या बोल दो। यानी एक का कितना मूल्य है और कितनी संख्या है उससे पूरी लागत बनती है। तो यहाँ पे देखिए मूल्य इंटू नग करने से क्या बनती है? लागत बनती है, लागत निकलती है। मूल्य कितना है? 55 माइनस अक्स। कब? जब अक्स खिलौने होते हैं तब। यानी अक्स खिलौने में प्रत्येक की लागत क्या होती है? तो एक दिन की जो लागत बनी एक विशेष दिन में वो थी 750 रुपये। ऐसी ये समीकरण बन रही है कि 55 में से उस दिन की जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से वो लागत बनती है प्रत्येक की लागत 55 माइनस अक्स है। कब? जब अक्स नग होते हैं तब। तो उसकी लागत और संख्या को गुणा करेंगे तो वो लागत आ जाएगी 750 रुपये। अब देखो ये अक्स का वितरण नियम से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखो हम अक्स को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? अक्स स्क्वायर प्लस का रहेगा, यहाँ 0 रह जाएगा। ये 55 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 55 अक्स होगा और ये 750 यहाँ पहले से है बराबर 0 वाला, ये बराबर 0 यहाँ आ जाता है। अब हम क्या करते हैं? मध्य पद का विभाजन इस प्रकार से करते हैं कि उसका जो जोड़ या बाकी करें तो आ जाए 55 का 55 ही और गुणा और भाग करें तो 750 आ जाए। तो देखिए हम अगर इसको 30 अक्स माइनस के और 25 अक्स माइनस के करते हैं तो दोनों का गुणा कितना है? दोनों का गुणा 750 अक्स स्क्वायर आएगा। अक्स स्क्वायर प्लस 750 यानी ए और सी का मान है ना, उसके बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? 30 कॉमन आ जाएगा, 30 अक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अक्स माइनस 1 और इन दोनों में से अक्स कॉमन आ जाएगा। सिर्फ इन दोनों में से क्या आ जाएगा? अक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अक्स माइनस 30 और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 25 तो बचेगा अक्स माइनस 30 बराबर 0। अब देखो अक्स माइनस 30 दोनों में है, अक्स माइनस 30 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? यहाँ अक्स बच जाएगा, यहाँ माइनस का 25 बच जाएगा बराबर 0। अब हम जो काम करते हैं सबके लिए वही करेंगे कि या अक्स माइनस 30 बराबर 0 तो अक्स बराबर कितने हो जाएंगे? 30। एक तो हल ये हो गया। या फिर क्या हो सकता है कि अक्स माइनस 25 बराबर 0, अक्स माइनस 25 बराबर 0 तो अक्स बराबर कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। अब हम ऐसे लिखेंगे कि
खिलौनों के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। हम ऐसे लिखेंगे, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। यहां तक ये जो हमने लिखा है वो इस प्रश्न का फाइनल उत्तर हुआ है। इस दूसरे प्रश्न के दूसरे बिंदुवत प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कुछ कम दिख रहा है, मार्कर अगर थोड़ा गहरा कम है तो क्लास को थोड़ा जूम करके देख लीजिए। अगला इसका जो अपना तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली का, वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमने पढ़ा भी था कि द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले बेबीलोन वासियों ने बताया था, और बेबीलोन वासियों का जो प्रारंभिक कथन था द्विघात समीकरण के लिए हल करने के लिए वो यही था कि अगर किन्हीं भी संख्याओं का हमारे पास गुणनफल और योगफल प्राप्त ज्ञात हो तो हम उन संख्याओं का आंकिक मान या उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा का ऐसा यहाँ पे प्रश्न आ गया। उसके बाद यूक्लिड जी ने भी द्विघात समीकरण पे काम किया, और भास्कर ने और श्रीधराचार्य आदि ने द्विघात समीकरण के बारे में बहुत कुछ बताया था। लेकिन सबसे पहली जो बात थी वो बेबीलोन वासियों की थी, और बेबीलोन वासियों ने जो द्विघात समीकरण के बारे में बताया वो इस प्रकार से ही था जिस प्रकार से इस प्रश्न में दिया गया है। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल हमारे पास हो तो हम उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे वही दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई अचर संख्या मानते हैं, वो प्रश्नानुसार किस प्रकार की लैंग्वेज है उसी के आधार पर मानते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हम माना कि पहली संख्या यानी एक संख्या मान लेते हैं बराबर अक्स है। ये जरूरी तो नहीं है कि अक्स ही माने, कोई चर मानना है। प्रायकर ये परंपरा बन गई कि अक्स वाई को ही ज्यादा चर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं ताकि अगर आगे भी हम क्वेश्चन हल करें, कॉपी में लिखे, एग्जामिनर आगे चेक करे तो उसको ज्यादा चर में कंफ्यूज न हो कि ये जैसे अक्स की जगह हम पी मान लेते हैं तो वो एक डाउटफुल सा लगता है। हालांकि गलत नहीं होता है, सही होता है, लेकिन वो डाउटफुल लगता है क्योंकि परंपरा के अनुसार चर राशि अगर माननी है तो जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो प्राथमिकता है वो अक्स वाई से ही शुरू की जाती है, अक्स वाई को ही दी जाती है। अब देखिए, अगर हमने एक संख्या को अक्स मान लिया तो इसलिए जो प्रश्न के अनुसार कंडीशनें दी गई है वो हम लिखेंगे। क्या दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 हो। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो दो संख्याओं का अगर योग 27 होता है तो पहली संख्या अक्स हो जाती है, तो प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 में से पहली संख्या कम करने पर प्राप्त हो जाएगी। ऐसा दिया गया है क्योंकि दोनों का योग 27 है। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितना है, 27 माइनस अक्स। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस अक्स। अब एक और दिया गया है, एक कंडीशन तो ये दी गई थी कि दोनों संख्या का योग जो है वो 27 है, तो दूसरी संख्या अपने पास 27, पहली अगर अक्स हुई तो दूसरी 27 माइनस अक्स होगी। अब गुणनफल दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कहने का मतलब हमारे पास जो भी पहली संख्या है और जो भी दूसरी संख्या है, ऐसी एक कंडीशन दिया गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त में हो तो बराबर में आता है 182। पहली संख्या अपनी क्या है, अक्स, इंटू दूसरी अपनी संख्या क्या है, 27 माइनस
अक्स बराबर 182। अब अक्स का यहाँ वितरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 182। अक्स को इस तरफ लेके जाते हैं तो प्लस में जाएगा अक्स स्क्वायर, 27 को इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस में जाएगा 27x। 182 पहले से था यहाँ पे 182, यहाँ बचा 0। कहने का मतलब एक समीकरण ऐसी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। पहले के क्वेश्चनों को हमने काफ़ी बार हल किया था कि यहाँ पे जो चर की एक घात का जो गुणांक आया है उसके दो हिस्से करने हैं, दोनों हिस्सों को जोड़ने पर चर का एक घात का वाला गुणांक आना चाहिए। यानी b का b1 b2 दो हिस्से ऐसे करने कि b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b एंड b1 इंटू b2 इज इक्वल टू c इंटू a। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का इसका विभाजन दो भागों में किस प्रकार से करेंगे कि तो यहाँ जहां तक संभव है 27 के दो हिस्से हम माइनस का 13x और माइनस का 14x करेंगे। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो तो माइनस का 27 है, माइनस का 13x और माइनस का 14x जोड़ के माइनस के 27x आते। इन दोनों का गुणा इस अक्स स्क्वायर और 182 के अक्स के गुणा के बराबर आ जाता है। यानी ये दो पद किस से निकले हैं, इस पद के दो हिस्से किए हैं हमने, मध्य पद विभाजन विधि इसको बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे। जैसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अक्स माइनस 13। ठीक इसी प्रकार इसमें से क्या आ रहा है 14 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अक्स माइनस 13 बराबर 0। ये देखिए माइनस कॉमन आ जाने के कारण यहाँ वाला माइनस बचा, क्यों माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 13 और 14 गुणा होकर 182 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों पदों में से इस पद में और इस पद में जो कोष्टक वाली राशि है x माइनस 13 वो कॉमन ले सकते हैं हम। तो क्या बचेगी x माइनस 14 बचेगी 0, बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा। अब देखो इसे आगे हम हल करते हैं कि अगर इन दोनों का गुणा बराबर है तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर हम ऐसे लिखेंगे या x माइनस 13 बराबर 0, ये x माइनस 13 बराबर 0 हम लिखेंगे, या तो ये x माइनस 13 बराबर 0 है तो x का मान कितना होता है, x का मान होता है प्लस का 13। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो x माइनस 14 है ना इसके बराबर 0 हो, यानी x माइनस 14 के बराबर 0 तो x का मान कितना आता है, x का मान आता है 14। कहने का मतलब यहाँ पे इस समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए, मूल मतलब हल प्राप्त हो गए। तो हल किस चीज के हल प्राप्त किया हमने, एक संख्या का मान प्राप्त किया है। कौन सी संख्या का, दो संख्याएं ऐसी थी जिसमें पहली संख्या अक्स थी, तो पहली संख्या या तो 14 हो सकती है या 13 हो सकती है। तो अगर पहली संख्या तो हम ऐसे लिखेंगे पहली संख्या या तो 13, ये जो हल आया है 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 14, और या तो 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना आता है 27 आता है। जैसे 27 माइनस 13 करेंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी समीकरण से। पहली संख्या या तो 13 है या फिर पहली संख्या क्या है 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से इस तीसरे प्रश्न का हमने उत्तर निकाल लिया है। आपको जैसा कुछ समझ में आया, समीकरण बनाने का जो पैटर्न था वो हमें पीछे प्रश्नावली में भी सीखे थे, यहाँ पे भी हमने इसका दोबारा से सीखने का जो प्रयास किया है उसके माध्यम से आप इस प्रश्न को एक बार इस बोर्ड के पैनल से लिखिए तथा फिर दोबारा आप स्वयं अपनी कॉपी में अभ्यास करके इसको नए सिरे से सीखने का प्रयास कीजिए। आपको जरूर ये समझ में आएगा। अगले पैनल पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 5, 6, 9, 10, 18, 19 जो भी आएंगे वो क्रमागत आएंगे। जैसे अपनी गिनती में एक के बाद एक संख्या आती है ना, वैसे आएंगे। धनात्मक होंगे इसका मतलब एक से बड़े होंगे।
दो होंगे। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसके लिए सबसे पहले हमें एक धनात्मक पूर्णांक को अपनी तरफ से एक चर के रूप में मानना है। तो हम लिख देंगे कि माना लेट पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हम लिख देंगे, अक्ष मान लेते हैं, प्रायकर अक्ष ही मानते हैं। अब देखिए, अब पहला अगर धनात्मक पूर्णांक अक्ष है, इसलिए प्रश्न के अनुसार हम चलें, प्रश्न में बातें दी गई है उसके अनुसार, तो पूर्णांक क्रमागत है, पूर्णांक क्रमागत दिए गए, क्रमागत है। अतः दूसरा जो अपना पूर्णांक होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक एक जुड़ के आ जाएगा, जो पहला है उसमें एक जोड़ने से आ जाएगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 1। ठीक है, एक बात ये दी गई है। अब देखिए आगे हम बात करें कि उनके वर्गों का योग, यानी पहले पूर्णांक का वर्ग, जो अपना पहला पूर्णांक है, ठीक है, उसका हम वर्ग करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं, और अपने दूसरे पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यानी वर्ग करके जोड़ते हैं तो मिलता कितना है, 365। उत्तर कितना आता है, 365। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब पहला पूर्णांक क्या है, अपना अक्ष है, इसका स्क्वायर करो, प्लस दूसरा पूर्णांक क्या है, अक्ष प्लस 1 है, उसका स्क्वायर करो, तो आता है 365। अब यहाँ पे देखो एक सरल समीकरण लगेगी। क्या सरल समीकरण होती है, एक सरल समीकरण अपनी a प्लस बी के होल स्क्वायर की होती है। सरल समीकरण a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। इसका मतलब x प्लस 1 केवल होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, a की जगह x आ गया तो x स्क्वायर, प्लस b की जगह 1 आ गया तो a का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a की जगह x इंटू b की जगह 1, यानी इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये गुणा हो गया 2 गुणा 1x। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको लिखेंगे तो x पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इसका मान जो आएगा वो हमने सरल समीकरण के माध्यम से ये निकाल लिया, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब देखो x और x दो बार है, x स्क्वायर दो बार जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस फिर 2x को लेंगे, फिर देखिए हम क्या करेंगे, एक को तो यहीं रखेंगे, ये इस 365 को यहाँ ले आते हैं तो वो माइनस में आ जाएंगे, 365 बराबर क्या बचेगा, 0। ऐसा क्यों करें, दो घात वाले समीकरण निर्मित करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब इस समीकरण में देखो कितने पद है, 1 2 3 और इस तरफ 0 है। इन तीनों पदों में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेने के बाद समीकरण क्या बचेगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ये 2 है ना, वो इस तरफ जाके भाग में जाएगा तो 0 ही बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये अपनी समीकरण है, एक ऐसी समीकरण है जिसमें अगर हम चर राशि x का मान ज्ञात कर लें तो उस ये द्विघात समीकरण होने के कारण इसमें चर के 2 मान आएंगे, संभावित कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, और वो दोनों मान ही किस चीज का उत्तर देंगे, प्रश्न की धनात्मक पूर्णांक संख्या का मान आएगा। चर का जो मान आएगा वो हम कहेंगे, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक का मान हम निकाल लेंगे। तो समीकरण अपनी जो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 है वो पिछले प्रश्न के जैसी है, लेकिन इसमें एक चिन्ह अलग प्रकार का हमें दिख रहा है। 182 पिछले सवाल में 182 प्लस का था और यहाँ पे 182 किसका है, माइनस का आया है। अब मैं क्या करना है, ये जो मध्य पद है, ये मध्य पद वास्तव में एक अक्ष है,
ये भी एक अक्स स्क्वायर है, ये 182 है। इस मध्य पद का विभाजन करना है, और मध्य पद का विभाजन किस प्रकार से करना है कि उसका जोड़ तो एक अक्स ही रहे और गुणा माइनस का 182 अक्स स्क्वायर हो जाए। तो जहां तक संभव है हम इसको लिखेंगे प्लस का 14 अक्स माइनस का 13 अक्स। देखिए 14 अक्स में से 13 अक्स जब कम होता है तो एक अक्स ही बचता है, इन दोनों का गुणा माइनस का 182 अक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इन दो में से और इन दो में से जो कॉमन आता है वो लेंगे। इस प्रारंभिक दो पदों में अक्स कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, अक्स प्लस 14। इन दोनों पदों में माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अक्स प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए ये दो पद बन गए, ये पद और ये पद, इन दोनों में अक्स प्लस 14 फिर कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ इस पद में क्या बचेगा, ये अक्स बचेगा और इस पद में ये 13 बचेगा माइनस का बराबर 0। अब देखिए हमने द्विघात समीकरण को दो गुणनखंडों में गुणनखंडित कर दिया, तो जो दो गुणनखंड अपने आए प्रत्येक के बराबर हम 0 लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे या अक्स प्लस 14 बराबर 0, तो अक्स का मान कितना आ जाता है, अक्स बराबर माइनस 14। ऐसा होता है तो अक्स बराबर माइनस 14, या फिर ऐसा हो सकता है कि अक्स माइनस 13 बराबर 0, तो अक्स का मान कितना हो जाता है, अक्स का मान आ जाता है 13, अक्स का मान प्लस का 13। यहां पे देखिए अक्स धनात्मक पूर्णांक है अतः अक्स का मान माइनस 14 नहीं हो सकता। अक्स धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है अतः अक्स का मान माइनस 14 यानी ऋणात्मक। माइनस 14 का मतलब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस 14 का मतलब होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं हो सकता, अतः पहली अपनी जो धनात्मक संख्या है, अतः पहली अपनी जो धनात्मक पूर्णांक है, पहली धनात्मक पूर्णांक पहली संख्या अपनी जो धनात्मक पूर्णांक है वो तो है 13, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, देखो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है, अक्स प्लस 1 यानी पहले से एक ज्यादा, इसका मतलब 14। ये अपना हो गया आंसर। यहां तक इस प्रश्न में आपको जो बात समझ में आई उसको आप दोबारा से माइंड में रिपीट करके अपने नोट कॉपी में इसको उतार लीजिए तथा पुनः इसका खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से इसका रिवीजन कीजिए, खुद अभ्यास कीजिए इसका, और यहां तक कि आप बोर्ड के पैनल से इस प्रश्न के उत्तर को उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहां बात की जा रही है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि भुजाएं कितनी होती है, 3 भुजाएं होती है। समकोण के सामने वाली बोलो या सबसे बड़ी भुजा बोलो वो कर्ण होती है, एक भुजा नीचे वाली मानो या ये आधार होती है, और ये 90 डिग्री में काम आने वाली एक भुजा ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि इन भुजाओं को नाम देते हैं, जैसे आधार को हम 1 नंबर भुजा मान लेते हैं, ऊंचाई को हम 2 नंबर भुजा मान लेते हैं, कर्ण को हम 3 नंबर भुजा मान लेते हैं। एक प्रकार से मान सकते हैं हम कि आधार को 1 नंबर, ऊंचाई को 2 नंबर, कर्ण को 3 नंबर भुजा अगर मान लेते हैं तो अब इस प्रश्न को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से यानी 2 नंबर की भुजा 1 नंबर की भुजा से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी 1 नंबर की भुजा को हम मान लेंगे कुछ और उसमें से 7 कम करके हम 2 नंबर की भुजा निकाल लेंगे, यानी आधार को कुछ मान लेंगे और 7 माइनस करके ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर यानी 3 नंबर भुजा दी गई है तो 1 नंबर और 2 नंबर ज्ञात करनी है, यानी कर्ण के माध्यम से हमें
आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत होगी। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है वो हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख के जहां जरूरत हो वहां लिख सकते हैं। जैसे कर्ण का मान कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां अब देखिए ये इतनी प्रारंभिक बातें हमारे प्रश्न के लिए अनिवार्य है, ये भी एक साइड में लिखनी जरूरी है। अगर नहीं लिखते हो तो आपको इतना अगर नॉलेज है कि ऐसा समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध इस प्रकार से होता है, तो आप चाहो तो वो रफ कॉपी के लिए स्पेस मान सकते हो। मान लीजिए कि अपना रफ कॉपी में किया है, अगर आप प्रश्न में शो करके कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। अगर आप अपने स्वविवेक से, खुद के विवेक से अगर आप और अगर छोड़ देते हो तो भी ये क्वेश्चन में इंक्लूडेशन करना अनिवार्य नहीं है, इंक्लूडेशन कर देते हो तो वो गलत नहीं होता है। तो हम मान लेंगे एक भुजा को माना पहली भुजा, यानी आधार वाली भुजा मान लेते हैं, आधार की भुजा, आधार की भुजा अक्ष सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब अगर पहली भुजा अक्ष सेंटीमीटर है यानी आधार अक्ष सेंटीमीटर है, पहली का मतलब आधार माना जाए, तो जो प्रश्न में दिया गया है, इसलिए जो प्रश्नानुसार बातें कथन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि दूसरी का हम ज्यादा महत्व नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे ऊंचाई की। दूसरी का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई की भुजा कितनी है, ऊंचाई की भुजा यानी आधार की भुजा से 7 कम, ऊंचाई की भुजा कितनी है, आधार माइनस 7, अतः ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, अक्ष माइनस 7 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अक्ष माइनस 7। एक कथन तो ये दिया गया था, एक को हमने आधार को मान लिया तो आधार के माध्यम से हमने ऊंचाई निकाल ली, क्योंकि इसमें दिया गया था कि आधार ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अपना अक्ष माना तो उसे 7 कम करके हम ऊंचाई ज्ञात कर ली है। अब एक और दी गई है कि कर्ण बराबर, एक बात और दिया गया है कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है, कर्ण बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हम किससे जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अपनी है वो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ संबंध बताने के लिए है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो कर्ण का मान होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंब एक ऊंचाई के तौर पे होती है तो ऊंचाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर। समीकरण अगर बनाए तो कर्ण की जगह 13 रखेंगे, आधार की जगह हम क्या लिखेंगे, अक्ष लिखेंगे, ठीक है, अक्ष स्क्वायर प्लस ऊंचाई की जगह हम क्या लिखेंगे, अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो इस समीकरण में बराबर शामिल होने के कारण चर और अचर संख्याओं के बीच तुलनात्मक आंकलन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो अक्ष माइनस 7 है यानी इसके लिए हम a माइनस बी की सर्वसमीका लगाएंगे। कौन सी सर्वसमीका, a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्वसमीका होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब अक्ष माइनस 7 के होल स्क्वायर की सर्वसमीका अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला तो अक्ष स्क्वायर प्लस फिर 7 का स्क्वायर फिर माइनस का 2 गुणा अक्ष गुणा 7, इसका मतलब अक्ष स्क्वायर प्लस 49 49 माइनस का 14 अक्ष, यानी ये चीज है ना ये इसके होल स्क्वायर से खुलेगी। अब हम यहाँ 13 का स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। 13 गुणा 13 बराबर में क्या रहेगा, अक्ष स्क्वायर तो इसका आ जाएगा और ये अक्ष माइनस 7 के होल स्क्वायर वाला पद खुल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कौन सा, अक्ष स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अक्ष, ठीक है। अब हम समीकरण के सारे पदों को एक तरफ रखते हैं, बराबर में सिर्फ शून्य रखेंगे, एक तरफ हम सिर्फ शून्य रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ये जुड़ के कितना हो जाता है 2 अक्ष स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस का
14x, ये 49 जो है ना वो ये इतना इतना सारा पद तो ये है, ये 169 यहाँ पे चला जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा। अब देखो इस बराबर को यहाँ 0 बराबर में रख के यहाँ पे भी तो 0 बराबर रख सकते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2x² माइनस 14x को तो ऐसा ही रख देते। अचर पदों में देखो 169 माइनस का है और 49 प्लस का है, इसका मतलब माइनस का कितना रहेगा 120 रहेगा, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 0। एक बात और ध्यान देनी होगी इसमें कि यहाँ पे इस पद में और इस पद में तीनों ही पदों में एक राशि उभयनिष्ठ आ सकती है, कॉमन आ सकती है। जैसे ये प्रत्येक की गुणज है, 2 इसकी भी गुणज है, 2 इसकी भी गुणज है, 2 इसकी भी गुणज है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन लिया तो इसमें तो बचेगा x² और इसमें बचेगा माइनस का 7x और इसमें बचेगा माइनस का 120 में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है 60 बराबर 0। ध्यान देना ये जो 2 है ना ये यहाँ पे भाग में जाएगा 0 के, और वो भाग में जाने के बाद 0 का 0 ही रह जाएगा। एक समीकरण अपनी जो निर्मित होगी वो होगी x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे ये मध्य पद आ गया, ये देखो एक क्रमिक समीकरण हो गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली। अब इस मध्य पद विभाजन की विधि से हम क्या करेंगे, 7x के 2 हिस्से करेंगे, और वो 2 हिस्से किस प्रकार से करेंगे कि वो दोनों का जो गुण है वो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, a और c के गुणा के बराबर। तो जहां तक हम इसको समझ पा रहे ये इसके 2 हिस्से होंगे, 12x माइनस 12x तो प्लस का और माइनस का 5x, सॉरी 12x तो माइनस का और प्लस का 5x। इन दोनों का गुणा कितना है माइनस का 60x², इनका भी माइनस का 60x² ही आ रहा है। तो अब देखो ये हमने किसको लिखा है 7x को यहाँ 2 पदों के रूप में लिख दिया, और जो x² और माइनस का 60 है वो यहाँ का यही रहेगा। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके इस समीकरण के हम क्या करेंगे, गुणन, इन समीकरण को गुणन खंडित करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा क्या x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 इसमें बचेगा। ये अब 2 पद बन गए, एक पद ये पद। इस पद में जो कोष्ठक वाली राशि है दोनों में समान है तो x माइनस 12 फिर कॉमन आ गया, आने के बाद x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड के गुणनखंडों को प्रत्येक के बराबर 0 लिखते हैं, यानी या x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाता है 12, ठीक है। या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाता है, x का मान माइनस का 5 आ जाता है। x का मान कितना आ जाता है माइनस का 5। अब प्रश्न को कहां से हमने स्टार्ट किया था कि आधार की भुजा x है, तो आधार की भुजा या तो 12 है या फिर माइनस की 5 है। तो इतना हमें भी पता है कि कोई भी माप है वो माइनस में नहीं जाता। हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसका आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। त्रिभुज की, जैसे त्रिभुज की चिन्ह बना देंगे, त्रिभुज की भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक कैसे हो सकता है भुजा का मान, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे कि, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखे आंसर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमने ये जो काम किया है वो प्रारंभिक काम था। आप चाहो तो इसको अगर यहाँ लिख देते हो तो और बेस्ट रहता है, नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। और यहाँ हमने पाइथागोरस प्रमेय को दोबारा से लिख ही दिया था। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखिए तथा पुनः खुद एक बार अभ्यास कीजिए। अगले पैनल पे हम इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले 6 नंबर क्वेश्चन की। अगला देखिए क्वेश्चन हमें छठा जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 4.2 का, वो इस प्रकार से दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग
कोई फैक्ट्री है, उद्योग है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी बर्तन बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, उद्योग है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण, यानी रुपये में, प्रत्येक नग की निर्माण में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। निर्माण में निर्माण लागत यहां पे होगा, लागत कितनी थी? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, ये एक प्रकार का रिलेशन है, एक प्रकार का समीकरण का आंकड़ा दिया गया है, जिसे हम गणितीय रूप में बनाएंगे तो समझ में आएगा क्या दिया गया है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपये। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक चर के रूप में एक संख्या माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक विशेष दिन या एक विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तन, ऐसा ही पूछा गया है, बर्तनों की संख्या और लागत। तो विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या मान लेते हैं हम अक्स। ठीक है, अब अगर संख्या अक्स है, इसलिए जो प्रश्न में कंडीशनें दी गई है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। इसलिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रत्येक नग की लागत है ना, प्रत्येक नग की लागत। देखिए प्रश्न में हमने पढ़ा था, तो हमने ऐसा कुछ नाम पढ़ा था कि प्रत्येक नग की लागत या निर्माण में लागत कितनी है? उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन जो निर्मित बर्तन है, निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने, यानी उस दिन जो निर्मित बर्तन है उसको दुगुना करो, दुगुने से 3 अधिक। अधिक कब होता है? जब जुड़ता है, जब ना। यानी प्रत्येक नग की लागत कितनी होती है? जितने बर्तन निर्मित करते हैं उसको 2 से गुणा करके 3 जोड़ो। जैसे मान लीजिए एक ही बर्तन बनाया, तो 1 को 2 से गुणा करो, 2 आ गया, फिर 3 जोड़ो तो 5, यानी उसकी लागत कितनी है? 5। जैसे मान लीजिए 5 बर्तन बनाया, तो 5 को दुगुना करो, कितने हो गए? 10, उसमें 3 जोड़ो 13। तो अगर 5 नग बनाते हैं तो प्रत्येक की कितनी कितनी लागत आती? 13 रुपये। क्यों? क्योंकि जितना निर्मित किया, जैसे 5 निर्मित किया तो उसको दुगुना करो, 10 आ गया, 3 जोड़ो तो 13 आ गया। प्रत्येक की आएगी वो, ठीक है, प्रत्येक नग की दी गई ऐसी। तो यहां अगर बात करें प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत गणितीय रूपांतरण अगर इसका करें तो 2 गुणा निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मान ली? x प्लस 3। ये एक बात दी गई है, ठीक है, कि प्रत्येक नग की लागत कितनी है? 2x प्लस 3 है। क्यों 2x क्यों है? क्योंकि हमने निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को अक्ष मान लिया, इसलिए। अब क्या किया गया है, क्या बताया गया कि यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत, तो कुल निर्माण की लागत कितनी होती है? जो कुल लागत होती है ना अपनी, कुल लागत वो होती है एक नग की लागत इंटू नगों की संख्या, ये कुल लागत के बराबर होती है। यानी एक नग की लागत, उसको जितना नग बनाया उससे गुणा करोगे तो कुल लागत आ जाएगी। यानी एक नग की लागत उस दिन कितनी थी? 2x प्लस 3 थी। नग कितने बनाए थे? x बनाए थे। लागत कितनी आई है? 90 रुपये। कुल लागत कैसे निकलती है? इस सूत्र से कि कुल लागत यानी कोई भी चीज, एक चीज का मूल्य में पता हो और हम 100 चीज लेके आ जाते हैं, तो उस एक चीज के मूल्य को 100 से गुणा करने चाहता है। तो यहां देखो एक नग की लागत हमें कितनी दी गई है? 2x प्लस 3।
और नग कितने, बर्तन कितने अक्स है, तो उसको गुणा करने से कुल लागत आ जाएगी। कुल लागत प्रश्न में 90 दी गई है। अब इस अक्स का वितरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 3x बराबर 90। अब यहाँ अब 2x² प्लस 3x के साथ हम इस 90 को लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में 0 बनेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण बनाने के लिए कर रहे हैं। अब हम सब में जो कर रहे हैं वो यही करेंगे कि जो चर के a घात का गुणांक है 3, उसके हम 2 हिस्से करेंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c होता है तो b का हम b1 इंटू b2 में रूप बदलते हैं। तो इस 3 को हम कैसे ऐसे बदलें कि उसका गुणा कितना आ जाए, 2x² माइनस 90 के गुणा के बराबर आ जाए। तो 2x² माइनस 90 का गुणा तो 180x² होता है। तो 180x² 13 को किससे गुणा करने पर होता है, अगर हम 15x माइनस 12x कर देते हैं तो ये होता तो वास्तव में 3x ही है प्लस का, लेकिन इन दोनों का गुणा कितना हो जाता है, 15 गुणा 12 180x² हो जाता है। तो हम इस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का 15x माइनस का 12x, प्लस का 15x माइनस का 12x। अब देखो प्लस का 15x और माइनस का 12x लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दो पदों के युग्म बनाएंगे। दो पदों के युग्म में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। बचता क्या है, 2x माइनस प्लस 15 2x प्लस 15 बच गए। इसमें से देखो अगर माइनस का हम 6 कॉमन ले लें तो क्या बचता है, 2x प्लस 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 दोनों में है तो 2x प्लस 15 फिर कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ तो x बचेगा और यहाँ माइनस का 6 बचेगा बराबर 0। समीकरण को 2 भागों में हमने 2 गुणनखंडों में गुणनखंडित कर दिया। तो हम लिखेंगे कि या तो एक गुणनखंड जो है ना, या इस 2x प्लस 15 के बराबर 0 है, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0 होता है। तो x का मान कितना होता है, x का मान होता है माइनस का 15 बट्टा का 2, माइनस का 15 बट्टा 2। या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर जो अपना दूसरा गुणनखंड है ना इसका, x माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है, x माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाता है, 6। यहां आप देखिए x का मान, भले ही प्रत्येक पद में x का मान हमें प्राप्त हो रहा हो, चर राशि है, x का मतलब चर राशि। इसका मतलब क्या है कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या या तो 6 है या माइनस की 15 बटा 2 है। माइनस की 15 बटा 2 का मतलब माइनस के 7.5। तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, निर्मित बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। निर्मित बर्तनों की संख्या ऋणात्मक कैसे हो सकती है, जैसे ऋणात्मक बर्तन कैसे बनाएंगे, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे एक पिछले प्रश्न में एक त्रिभुज की एक भुजा ऋणात्मक आई थी, तो ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो धनात्मक आएगी। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कोई भी दिन वो फैक्ट्री ऋणात्मक संख्या में बर्तन निर्मित नहीं कर सकती, अतः ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या किसके बराबर है, बर्तनों की संख्या x बराबर 6, x बराबर कितना है 6, तथा प्रत्येक बर्तन की लागत, तथा प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी थी, 2x प्लस 3 थी। तो 2x प्लस 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 6 प्लस 3 बराबर 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपये
है बराबर क्या है 15 रुपये है। लागत कितनी है 15 रुपये। ये अपना इस छठे प्रश्न का भी उत्तर निकल के हमारे सामने इस बोर्ड के पैनल पे आ गया है। आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमने समीकरण को निर्मित किया है और किस प्रकार से हमने उस चर का मान ज्ञात किया है गुणनखंड विधि से, यानी मध्य पद के विभाजन विधि से। द्विघात समीकरण के मध्य पद को दो भागों में बांटकर उस द्विघात को दो पदों के गुणनखंडों में गुणनखंडित करते हैं और प्रत्येक पद को शून्य के बराबर निकाल रख के हम उस चर का मान ज्ञात करते हैं, चर का मूल ज्ञात करते हैं या चर का हल ज्ञात करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। प्रश्न के साथ साथ प्रश्नावली के सभी सवालों को आपने बराबर अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर आपने इस प्रश्नावली के पूरा पढ़ा है, इस क्लास को पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे की क्लासें जब भी हमारे इस चैनल पे अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आपके साथी जो इस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं वहाँ तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको क्लासें ये पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप या किसी अन्य ग्रुप में शेयर करके इसको अन्य भाई बंधु तक ज़रूर पहुंचाइए। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की क्लासें आपको नियमित तौर पे मिलती रहेगी। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।